जानकारी के अनुसार सोसाइटी चौक से स्कूल चौक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 68 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क व खापा कैंप से लाखों की लागत से मजदूरों के लिए टीन शेड का भूमि पूजन खनिज विकास निगम अध्यक्ष विधायक प्रदीप जायसवाल के मुख्य अतिथि में आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस जनों व कुछ ग्रामीणों ने सीसी सड़क के भूमि पूजन का विरोध किया गया, जिस पर विधायक प्रदीप जायसवाल सोसाइटी चौक से सीधे खापा कैंप पहुंचे, जहां पर विधायक निधि से टीन शेड निर्माण का भूमि पूजन कर खापा के ग्रामीणों के साथ ढोल नगाड़े के साथ वापस सोसाइटी चौक पहुंचे, जहां पर भूमि पूजन कार्य के दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अचानक प्रदीप जायसवाल के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की प्रारंभ कर दी। इसी बीच विधायक प्रदीप जायसवाल ने लोगों को शांत करने का प्रयास किया, परंतु आक्रोशित लोग चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी पुलिस ने द्वारा दोनों पक्षों को दूर किया गया। वहीं विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा भूमि पूजन कर सभा को संबोधित किया गया। ऐसे क्षेत्र को आप सबके आशीर्वाद से और ट्रैक्टर की ताकत से हमने जहां खंडवा की सड़क भी बनाए, खंडवा का पुल जिसके बारे में कहा जाता था कि तवे में बढ़िया हो, लेकिन खंडवा का पुल तो कभी बन ही नहीं सकता। वो काम गुड्डा जायसवाल ने किया, 12 करोड़ का पुल स्वीकृत करा, जिससे आज बासी बखेरा बोदल कसा खापा चारों तरफ के हमारे किसान, महिलाएं, मजदूर, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे सीधे वाराणसी से जुड़े आएंगे। कटंगी रोड आपने देखा, कटंगी रोड की क्या हालत थी। कटंगी रोड 70 करोड़ में कटंगी रोड बनाने वाला गुड्डा जायसवाल है। अन्यथा वाराणसी से कटंगी रोड 4 घंटा लगता था, 30 किलोमीटर। हमने वो काम किया है। आज खापा से बोदल कसा की क्या स्थिति थी, टेंडर होने के कारण विलंब हुआ, लेकिन आज हमने 1.5-2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई। ये किसने कराई है बताइए आप। आज मैं लोगों से मिलने आता हूं, भूमि पूजन क्या है? अरे भूमि पूजन के लिए गुड्डा जायसवाल मरता नहीं है, अपनी जनता के लिए मरता है, अपने गरीबों से मिलने के लिए आता है। भूमि पूजन तो बहाना रहता है, कर लो जिसको भूमि पूजन करना है, लेकिन मेरी जनता से मिलने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण ये है कि ये जो हमारा ये रोड को लेकर के है, ये यहाँ पर सीसी रोड बन रहा है और ये जो रोड है प्रधानमंत्री सड़क योजना में ये रोड है। इसके पूर्व गर्मी में जब दिसंबर के महीने में हम लोगों ने पूरे गांव के लोगों ने सब लोगों ने मिलकर के स्ट्राइक किया था, रोड खराब था, जिसको लेकर हम गांव के जनप्रतिनिधि लोग हम कलेक्टर महोदय के पास गए। कलेक्टर महोदय से मिल करके हम लोगों ने इस रोड को लाने के लिए पहल किया। हमारे सरपंच, हमारी ग्राम पंचायत के सभी पदाधिकारीगण, हमारे ग्राम के गणमान्य नागरिकगण ने जाकर के प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर के इसका पता लगवाया। और ये क्या हुआ कि इस रोड का जो मेंटेनेंस की राशि जो बची रहती है वो राशि पेंडिंग रखी हुई थी, उस राशि को हम लोगों ने यहाँ पर नहीं खर्च की गई थी और वो जो वो था वो ब्लैक लिस्टेड हो गया था ठेकेदार। तो उस ब्लैक लिस्टेड राशि और उसकी प्रतिभूति राशि से इस रोड को आवश्यक समझ के शासन प्रशासन ने इसको जो रिन्यूअल है, ये कोई नया रोड नहीं है, जिसका 1.5 महीने से काम चालू हो गया है और 1.5 महीने में इसका पूरा जितना जो पेज खराब थे उन पेज को ठेकेदार के द्वारा उखाड़ करके इसमें बेस कर दिया गया और बेस के बाद में इसका फाइनल कोड सीमेंट का भी करना चालू कर दिया। लेकिन जायसवाल जी के कुछ यहाँ पर 2-1 लोग उसके कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने इस रोड को रुकवाया और जायसवाल जी ने दबाव बना करके क्या कहते हैं ठेकेदार पे इस रोड का आज भूमि पूजन करना चाह रहे थे, जिनका यहाँ दूर दूर तक यहाँ कोई रोल कॉल नहीं था उनका। उसके बाद भी न कभी इन्हें इतनी चिंता थी, तो आज तुम मंत्री रहे, कभी तुमने इस रोड का के लिए ये नहीं किया। आज तक पूरा 5 साल तुम्हारा कार्यकाल बीत गया, तुमने खापा को 1 रुपये अपने निधि से नहीं दिया और उसके बाद झूठी वाहवाही लूटने के लिए, गाँव में गलत प्रचार करने के लिए इनने इस रोड का भूमि पूजन रखा था। मामला ये है कि ये जो रोड है पिछले 3 वर्ष से खराब है, क्योंकि सामने में यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर 2 केप है, जिले के सबसे बड़े केप है, आवाजाही बहुत रहती है। रोड 3 साल से खराब था। हमारे द्वारा, हमारे ग्रामीण जनों के द्वारा अनेक बार इस बात को लेके कई बार चक्काजाम किया गया, कई बार स्ट्राइक किया गया और 3 साल से अक्सर ही ग्रामीण जन लड़ाई लड़ रहे थे।
इस रोड का गवर्नमेंट के पास जब भी गए, हम कलेक्टर के पास गए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जीएम के पास गए, उन्होंने ये बताया कि अभी हमारे पास फंड उपलब्ध नहीं है, जब भी फंड आएगा हम करवा देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि फंड उनके पास था नहीं। फिर हमने एक रास्ता निकाला कि उनके पास जो बचा हुआ फंड है, जो ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार था जिसकी सिक्योरिटी राशि जमा थी, उस राशि से इस रोड को बनाने के लिए बोले, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं 4.25 मीटर का रोड बना सकता हूँ बस। तो ये रोड एक्चुअल में हम चाह रहे थे कि कम से कम 4.5 मीटर का बने। अगर एक ट्रक जाता है तो एक साइकिल नहीं कट सकती, एक बच्चे नहीं कट सकते। और इस रोड से जो आवागमन है वो बोदलकशा, खंडवा और खापा 3 गांव का आवागमन बहुत रहता है, तो ट्रकों की आवाजाही डबल रहती है। तो इस विषय में हमारे विधायक जी ने आज तक ध्यान नहीं दिए। उसके बाद जब जीएम से हमने भारतीय जनता पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आगामी चुनाव के मद्देनजर लांजी किरनापुर क्षेत्र के मध्य स्थित ग्राम कांद्रिकला में आयोजित किया गया, जहां 10,000 से अधिक कार्यकर्ता भारी बारिश में विपरीत परिस्थितियों में पूर्व विधायक रमेश भटेरे के आह्वान पर पहुंचे। हालांकि यह कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था, लेकिन 17 अगस्त को जब लांजी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को यह बात पता चली कि लांजी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा सीट राजकुमार कर्राहे को दे दी गई, तब से लांजी किरनापुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश भी दिखाई दे रहा है और यहाँ आक्रोश संख्या बल में जनबल में भी दिखाई दिया। सम्मेलन में लगभग 8 से 10,000 कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिनमें पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का संख्या बल दिखाई दे रहा था। कांद्रिकला में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का हुजूम जनबल वहां पर उमड़ पड़ा। लगभग 8 से 10,000 कार्यकर्ता भारी बारिश में भी कांद्रिकला पहुंचे, जो कि महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ ग्राम है। देखा गया कि कार्यकर्ता अपने खर्चे पर अपने वाहन मोटरसाइकिल लेकर कांद्रिकला पहुंचे थे। हजारों की संख्या में चौपहिया व दोपहिया वाहन दिखाई दे रहे थे। यह पूरा जन सैलाब रमेश भटेरे के समर्थन में उमड़ा दिखाई दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में संगठन और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि रमेश भटेरे को टिकट दिया जाए, नहीं तो इसका खामियाजा संगठन को भुगतना पड़ेगा। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने जब रमेश भटेरे ने माइक हाथ में लेकर और कार्यकर्ताओं को अपने प्रति विश्वास और समर्थन देखकर वे भावुक हो गए। शुरुआत करते हुए ही रमेश भटेरे भावुक आज मन बोलने की गवाही नहीं देता। मई की गर्मी हो, अगस्त और सावन का बरसता पानी हो, मैंने ना गर्मी देखा है ना पानी देखा है मित्रों। और इस मां जैसी पार्टी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित। मैंने कभी बेईमानी नहीं की है। मेरे स्वर्गीय बाबूजी ने मुझे कभी बेईमानी नहीं सिखाई, मुझे भगोड़ा नहीं बनाया, मुझे चलती नाव में पार्टी को छोड़ दूं ऐसा कभी नहीं सिखाया। और मित्रों, आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत को अपना ताकत मान करके मैंने इस लांजी और किरनापुर के विधानसभा क्षेत्र में 1 नंबर का बूथ कसंगी से लेके 294 बूथ कट्टी पार तक भाजपा के खिड़की उठा। भटेरे परिवार का इतिहास बहुत संघर्ष का इतिहास है मित्रों। आदरणीय निराला चाचा जैसे लोग जानते, सुवर्णकर चाचा जैसे लोग जानते, गर्दे बाबूजी उस समय सर्विस में रहे होंगे, लेकिन वो भी जानते हैं 85 साल के व्यक्ति एनआर गर्दे जी आज मंच पे बैठे, एक नौजवान से कम नहीं। उनका आशीर्वाद इस रमेश के सिर पे रहता है। क्योंकि माननीय प्रदेश नेतृत्व के द्वारा मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा सम्मेलन के आयोजन के निर्देश थे और उसी कड़ी में पूर्व से ही हमारा यहाँ विधानसभा सम्मेलन 19 तारीख को आज इस कांद्रिकला के परिसर में पहले से ही तय था और उसी कड़ी में आज हमारा यह विधानसभा सम्मेलन संपन्न हुआ। जी, विधानसभा टिकट में इस बार लांजी विधानसभा की पहले आम आदमी पार्टी में थे, राजकुमार कर्राहे जी को मिली है, कैसा देखते हैं आप इसको? हमें नहीं पता कि पार्टी ने क्या सोच के टिकट दिया है, लेकिन आज जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, आप जो जन हुजूम देख रहे हैं और खासतौर पे कार्यकर्ताओं का जो भाव मानस देख रहे हैं, सब बातों पे विचार होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हर विषम परिस्थिति में काम कार्यकर्ता करता है। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और तुमने टिकट दिया किसे है? उस आदमी को जो भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य तक के नहीं था,
जब टिकट घोषणा हुई उस वक्त पे वो व्यक्ति आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था। आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रभारी शिव जायसवाल ने स्टेटमेंट जारी करके बोला है कि राजकुमार कर्राई आप बताएं कि उन्होंने अपना इस्तीफा किसे दिया है, क्योंकि फेसबुक के लिख के फेसबुक पे पोस्ट डाल देने से इस्तीफा नहीं हो जाता। वो पत्र कहाँ है, किसको तुमने दिया? नैतिकता के नाते जिला अध्यक्ष होते हैं या जो भी जिले के प्रभारी होते हैं, राजनीतिक दलों में इस्तीफा उन्हें दिया जाता है, फेसबुक के लिख के इस्तीफा नहीं होता है। लेकिन जो हुआ है वह गलत है और गलत का तो विरोध हमें करना पड़ेगा। पार्टी हमारी माँ है और माँ के सामने हर बेटा गिड़गिड़ाता है और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है, हम हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को, पूरी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा लांजी को उम्मीद है कि माँ बेटे के इस पुकार को सुनेगी और अपना निर्णय बदलेगी। मान लो पार्टी यदि कभी ऐसा नहीं करती तो क्या स्टैंड होगा? पार्टी यदि अपना स्टैंड नहीं बदलती या पार्टी अपने निर्णय को नहीं बदलती, जो पार्टी का आदेश है वो तो हम सबको सिरोधार्य रहेगा। लेकिन पार्टी कौन है? पार्टी ही कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता ही पार्टी है। कार्यकर्ता परिवार हम हमेशा मंचों पे कहते हैं, ये बातें सिर्फ मंचों पे कहने के लिए थोड़े ना है, ये बातें भाई जो कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के, क्योंकि हर हाल में इस बात का प्रश्न ही नहीं होता कि पूरे एक एक त्रिदेव विरोध करे और उसके बावजूद पार्टी उस व्यक्ति को प्रत्याशी के पद पे कायम रख दे, ये संभव नहीं है। प्रत्याशी बदला जाएगा। रूपजर थाना के चिकला जोड़ी के दहियान टोला में एक 2 वर्षीय 6 माह के बालक के तालाब में डूबने से मौत हो गई। 18 अगस्त को सुबह 7:30 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह बालक अन्य बच्चों के साथ अपने घर के सामने खेलते खेलते तालाब की तरफ चला गया था। रूपजर पुलिस ने बालक अश्विनी पिता अनिल उइके के शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दहियान टोला निवासी अनिल उइके के घर के सामने ही तालाब है। 18 अगस्त को सुबह 7 बजे अनिल खेत चला गया था। घर में उसकी पत्नी राजवंती और बेटा अश्विनी थे। अश्विनी घर के सामने मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। राजवंती घरेलू काम कर रही थी। इसी दौरान बालक अश्विनी अन्य बच्चों के साथ खेलते खेलते घर के सामने तालाब की तक चला गया और तालाब में गिर गया और अश्विनी के तालाब में डूबने पर अन्य बच्चे रोने लगे। आवाज़ सुनकर पड़ोस में रहने वाली वैशाली धुर्वे तालाब की तरफ गई और उसने अश्विनी को तालाब से बाहर निकाली और घर लाए। उस समय अश्विनी की मौत हो चुकी थी। खबर मिलते ही अनिल भी घर पहुंचा, जिससे उसकी घटना की रिपोर्ट रूपजर थाने में की थी। वहां से पुलिस स्टाफ ने पहुंचकर बालक अश्विनी के शव का पंचनामा करवा के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आगे मर्ग जांच की जा रही है। 20 अगस्त को आम आदमी पार्टी की प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने की बात कही जा रही है, जिसकी संभावना आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक व राष्ट्रीय कवि शहनाज हिंदुस्तानी ने शनिवार को भटेरा रोड स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान व्यक्त की। आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आप राष्ट्रीय प्रचारक हिंदुस्तानी ने स्थानीय विधायक गौरीशंकर बिसेन सहित प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं उन्होंने आप पार्टी को छोड़कर भाजपा की टिकट लेने वाले लांजी क्षेत्र के राजकुमार कर्राहे को घर का न घाट का कहा। इसके अलावा उन्होंने बालाघाट सहित मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उतारने की बात कहते हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने और प्रदेश में भी दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर सुविधाएं देकर दिल्ली पंजाब मॉडल लागू कर प्रदेश का विकास करने का दावा किया। वो राजकुमार जी जो हैं वो एक कार्यकर्ता के रूप में हमारे यहाँ बीच में काम करते थे। साधारण कार्यकर्ता थे। हमारे कोई बड़ा पदाधिकारी भी होता है तो वो अपने आप को कार्यकर्ता ही कहता है। मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अब वो कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे थे। पार्टी ने कहा जो अच्छा कार्य करेगा बाद में जब उसका सर्वे में नाम आएगा तो उसको टिकट मिलेगा। लेकिन आज वो जो गए हैं ना उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उनका है। एक चीज़ सोच के देखिए कि 1992 में क्रिकेट टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका के दौरे पे जा रही थी। नरेंद्र हिरवानी को चोट लग गई, उसकी जगह अनिल कुंबले जी को उसमें मौका मिला। अब वो ये है कि नरेंद्र हिरवानी को चोट नहीं लगती तो कुछ सालों बाद ही अनिल कुंबले को जिम लेकर का 10 विकेट एक ही मैच में 10 के 10 विकेट लेकर उसका रिकॉर्ड तोड़ने का मौका नहीं मिलता। इसी तरह से आज इन्होंने जल्दबाजी की या जैसा भी है ये गए हैं तो कोई ना कोई अनिल कुंबले आने वाला है और वो 10 विकेट लेकर के इनकी कमर तोड़ने वाला है। यहाँ पर कमी नहीं है। अब सोचिए भारतीय जनता पार्टी हमारे को तोड़ने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब उनको पता है कि आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत हो रही है। आप कितना तोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी से
हमारे कितने बड़े बड़े लीडर चले गए, क्या पार्टी पे कोई फर्क पड़ा? दिल्ली से चले गए, कोई फर्क पड़ा? लेकिन जो गए उनका आज कोई वजूद नहीं है। इसी तरह से इनकी स्थिति भी, आज मैं खुले मंच पर कह रहा हूं आपको, इनकी स्थिति भी वही होगी, घर के ना घाट के। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी का भी अस्तित्व खत्म करने के लिए वो किसी भी स्तर पर जा सकती है, क्योंकि उनको पता है ये यहाँ से गया वहाँ जाएगा, हमारे पर्चे खोलेगा, हमारे जितने भी ये राज खोलेगा, उसको कैसे भी करके वापस लेके आओ। वापस लेके चले गए, अब वहाँ पर गए तो बीजेपी में फूट हो गई। नगर में ऐसी पुरानी इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी है और वे इमारत कभी भी धराशायी हो सकती है, जिससे लोगों को भारी जानमाल का नुकसान भी हो सकता है। बारिश के इस दौर में जिले में भी जर्जर भवनों के ढहने का समाचार सामने ही आ रहे हैं। वहीं हाल ही में शुक्रवार को हुई बारिश से वार्ड नंबर 10 रजानगर का एक जर्जर मकान गिर गया, तो वहीं इसके पूर्व भी इस तरह के दर्जनों घटनाएं भी घटित हो चुकी है। बावजूद इसके कि जिम्मेदार इन घटनाओं से सबक नहीं ले रहे, जिनके द्वारा जर्जर भवनों का ना तो डिसमेंटल किया जा रहा है और ना ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे। यहाँ तक कि नगर के जर्जर भवनों को अब तक चिन्हित तक नहीं किया गया। मतलब साफ है कि जिम्मेदार किसी बड़े हादसे की राह देख रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर में दर्जनों पुराने मकान बिल्डिंग जर्जर हो गए हैं। इनमें सरकारी इमारतें भी शामिल है। जीर्ण शीर्ण इन भवनों को खाली कराने या फिर जमींदोज करने की दिशा में स्थानीय प्रशासन गंभीर नहीं है। कई जीर्ण शीर्ण भवनों में तो स्कूल दफ्तर संचालित हो रहे या फिर परिवार रह रहे, तो वहीं कई जर्जर बिल्डिंग दुकानें भी संचालित की जा रही। वर्तमान समय में बारिश का दौर जारी है, ऐसे में लापरवाही किसी की भी जान का दुश्मन बन जाए, यह भी डर लोगों को सता रहा है। बालाघाट में 10 को पुराने भवनों की संख्या अधिक है, जिनमें 2 दर्जन की स्थिति जर्जर हो चुकी है। नगर पालिका प्रशासन की नींद नहीं खुलने का नाम भी नहीं ले रही। शहर के सबसे अधिक जर्जर हो चुकी कल्पना लॉज, जिसे स्वयं नगर पालिका प्रशासन भी मानता है, वहाँ कभी भी ढह सकती है। इसके अलावा सरकारी यात्री प्रतीक्षालय, नगर पालिका स्कूल, MPAB की बिल्डिंग, जिनके अधिकांश कमरे जर्जर होने के कारण खाली है। इसके अलावा अनेक भवन व कॉलोनी आदि है जो जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और उनके कभी भी ढहने का भय बना हुआ है। पूर्व में नगर पालिका ने ऐसे जर्जर भवन मालिकों को नोटिस जारी किया था, लेकिन आज भी यह जर्जर भवन खड़े हैं और हादसे का डर सता रहा है। इनके पास से गुजरने वाले राहगीर भी तेज हवा चलने पर सहम जाते हैं। इन जर्जर भवनों को खाली कराने, उन्हें डिसमेंटल करने की कार्रवाई अब तक नहीं हुई, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो नगर पालिका किसी बड़े हादसे की राह देख रही है, जिस पर जिम्मेदारों का कोई ध्यान ही नहीं है। मेरा मानना है कि शहर में कहीं सरकारी इमारतें भी और कहीं निजी इमारतें भी जर्जर हो चुकी है, तो सुधारने की तो बात ही नहीं। जर्जर इमारतें जो उसको तो अब डिसमेंटल ही करना पड़ेगा। सुधारेंगे तो कोई इसका परमानेंट हल नहीं निकलेगा। तो जो शासकीय इमारतें जर्जर हो चुकी है, जो कभी भी गिर सकती है, तो उसको तत्काल डिसमेंटल करना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि नगर पालिका ने ऐसे कोई योजना समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से नगर पालिका ने जो जर्जर इमारतें उनको सूचना दी है कि आप, और उनकी सूचना कलेक्ट करी है कि उनको करना है, लेकिन उसके आगे अभी कुछ हो नहीं पाया है। शायद कार्रवाई प्रारंभ होगी, लेकिन जर्जर इमारतें गिरना जरूरी है, नहीं तो स्वाभाविक रूप से वो एक दिन गिर जाएंगी। हादसा हो सकता है, कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। सबसे पहले तो बिल्डिंग में जैसे हमारा म्यूनसिपल स्कूल का भवन है, जिसके 100 वर्ष कंप्लीट लगभग हो गए हैं और उसकी स्थिति काफ़ी जर्जर है। उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, जो रीडेंसिफिकेशन के माध्यम से हम इसका पुनर्निर्माण होगा बिल्डिंग का, और इसमें जो भी आवश्यक सामग्रियां हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सब लाए जाएंगे और बिल्डिंग का नवीन निर्माण प्रारंभ किया जाएगा जल्द ही। नहीं, ये तो बात स्कूल की होगी। जैसे हमारा बस स्टैंड का भवन है, बस स्टैंड का जो कई जगह ऐसे सरकारी आवास है, वो भी सरकारी आवास, अगर हम देखें कि सिविल लाइन की बात करें तो वो तो रीडेंसिफिकेशन में काम चल ही रहा है। रीडेंसिफिकेशन में ही हमने बस स्टैंड के कॉम्प्लेक्स को लिया है, जिसका जहां नए भवन बनाए जाएंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें निकाली जाएंगी और बस स्टैंड का नवीनीकरण किया जाएगा। कब काम शुरू होगा? बरसात तो अभी शुरू है, बिल्डिंग अगर गिर जाएगी तो फिर कैसा होगा? नहीं, इतनी हालत तो नहीं है कि अभी तुरंत ही गिर जाएगी। और अभी कितने चिन्हित किए हैं ऐसे? चिन्हित कितने चिन्हित म्यूनसिपल स्कूल का भवन है, बस स्टैंड का जो कॉम्प्लेक्स है, और इसके अलावा जो हमारा छात्रावास है, आदिवासी छात्रावास, उस पर काम जल्दी प्रारंभ कर दिया। ठीक। शासन प्रशासन के द्वारा शासकीय स्कूलों में अध्ययन करने वाले बच्चों को तमाम तरह की सुविधाएं दिए जाने का दावा किया जा रहा है।
तो वहीं ग्रामीण अंचलों से आने वाले बच्चों को निःशुल्क हॉस्टल्स की सुविधा प्रदान करने की भी बात कही जाती है। लेकिन जिले के ऐसे कई छात्र हैं जहां पढ़ने वाले बच्चों को हॉस्टल्स की सुविधा से महरूम होना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें किराए का कमरा लेकर और रोज आने जाने का खर्च भी वहन करना पड़ता है। एक और बच्चे की पढ़ाई में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें आर्थिक भार भी उठाना पड़ रहा है। यह मामला किसी ग्रामीण अंचल का नहीं है, यह मामला जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय के 100 सीटर के बने बालक बालिका छात्रावास का है, जहां पर बच्चों को एडमिशन न मिल पाने के कारण बच्चे काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में अध्ययन करने वाले बालक बालिकाओं के लिए 100 सीटर छात्रावास का निर्माण कार्य किया गया है। छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, यहाँ तक कि दोनों ही छात्रावास स्कूल को हैंड ओवर भी हो चुके हैं। उसके बावजूद भी छात्रावास में छात्रों को प्रवेश दिलाए जाने का कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ, जिसका खामियाजा छात्र छात्राओं को उठाना पड़ रहा है। यदि छात्र छात्राओं को जल्द ही छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई तो उन्हें अनावश्यक किराया का आर्थिक भार भी वहन करना पड़ेगा। कहाँ रहते हो बेटा? सर चरेगा मुँह में। कौन सी क्लास में यहाँ पे? सर 10th। अच्छा बेटा, डेली अप डाउन करते हैं आप, आना जाना करते हैं? यस सर। क्या परेशानी जाती है बेटा? सर बस से आने जाने में थोड़ी परेशानी जाती है डेली। अच्छा, हॉस्टल मिला कि नहीं मिला आपको? सर नहीं मिला। तो आपने आवेदन किए थे? आवेदन कर दिए। तो सर वगैरह से मुलाकात की थी आपने? यस सर किए थे, तो सर लोग भी बोल रहे कि बस हो ही जाएगा कुछ दिनों में चालू। लेकिन अभी तक नहीं मिल पाएगी? नो सर। अच्छा, कितने बच्चे होंगे बेटा जो हॉस्टल के लिए अभी भी राह देख रहे हैं? सर फिर भी 50 बच्चे। 50 बच्चे मिलना चाहिए कि नहीं? मेरा नाम तरुण नानी है, मैं क्लास 9 सी का छात्र हूँ। कहाँ से आते हो आप? समनापुर से। समनापुर से। अच्छा बेटा, अभी हॉस्टल में रहना चाहते हैं आप लोग? हाँ, हॉस्टल में रहना चाहते हैं। क्यों, मिला कि नहीं मिला हॉस्टल आपको? हॉस्टल मिला है पर एक्सीलेंस वाला नहीं मिला है। एक्सीलेंस वाला नहीं मिला? क्या परेशानी आ रही बेटा? बस में आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, डेली अप डाउन करते हैं मतलब? हाँ, डेली अप डाउन। अगर स्कूल का आपको उत्कृष्ट विद्यालय का मिल जाएगा तो सब आसानी होगी? उससे आसानी भी होगी और एनसीसी की परेड भी ज्वाइन करने को मिलेगा। हाँ, इसी सत्र में उसको स्टार्ट करना है। अभी उसकी पूरी प्रक्रिया भी चालू है, क्योंकि ऊपर से सैंक्शन नहीं आया है अभी, तो हम लोग तुरंत उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट जो पिछला हॉस्टल था उससे थोड़ी सी राशि बची हुई है, ऐसा मुझे संज्ञान में आए पता चला मुझे। तो हम चाह रहे हैं कि उसका कलेक्टर साहब से हम परमिशन ले लें और उसका यूज़ करते हुए हम जल्द से जल्द इस हॉस्टल को, जो बहुत नीडी बच्चे हैं उनको हम पहले प्रेफर करें और उनको जल्दी से जल्दी हॉस्टल में शिफ्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और पूरा प्रक्रिया चालू है, उसकी नोटशीट वगैरह बन गई है और उसको बस डीओ साहब और कलेक्टर साहब से उसकी अनुमति मिल जाए तो हम तुरंत शुरू कर सकते हैं। क्या कमी है मैडम अभी हॉस्टल में? अभी हॉस्टल, नया हॉस्टल का जो सैंक्शन आया है वो अभी आया नहीं है, और जब तक वो नहीं आएगा तब तक कोई सामान नहीं है। जैसे हॉस्टल में रहने के लिए बेड वगैरह की ज़रूरत है, रसोई की नियुक्ति की प्रक्रिया तो चल गई है, उसको बना लिया है, लेकिन नियुक्ति अभी हो नहीं पाई है क्योंकि सामान भी कुछ नहीं आया है। जब तक पूरा सामान नहीं आए बच्चों को कैसे हम व्यवस्थित कर पाएंगे? वहाँ पे सामान भी खरीदना पड़ेगा ना हमें। लिफ्ट इरिगेशन के तहत 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना राजीव सागर बांध का पानी नहलेसरा जलाशय की महदुली माइनर में छोड़ने की मांग को लेकर करीब 20 गांव के किसानों ने शनिवार को कटंगी बोनगट्टा तुमसर सड़क मार्ग पर भारी बारिश के बीच करीब 4 घंटे तक चक्का जाम किया। इस दौरान सभी तरह के वाहनों की आवाजाही बंद रही। किसानों के द्वारा चक्का जाम करने के बाद मौके पर एसडीएम, एसडीओपी, जल संसाधन विभाग के एई और तिरोड़ी थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस दौरान एसडीएम ने किसानों की समस्या सुनी और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाने की बात कही, किंतु किसान कलेक्टर को मौके पर ही बुलाने की मांग पर अड़े रहे। हालांकि समझाइश के बाद किसान मान गए और चक्का जाम समाप्त किया और किसानों ने गुरुवार से जारी इस आंदोलन को सशस्त्र 25 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 25 अगस्त तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो 26 अगस्त से पुनः आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। हम लोग ये पानी आ रहा है, मैंने बोला भैया ये इतना
हम कलेक्टर साहब से इस संबंध में 4 बार मिलने के लिए गए। कलेक्टर साहब आप कलेक्टर के पास जाओ बोलते, कलेक्टर आगे को बोलेंगे, हमको बोलेंगे। कलेक्टर साहब से मेरे पास भी अभी आया था, इन्हीं के प्रपोजल से शासन तक जाएगा और शासन से ज्ञापन देने के बाद में सभी किसान लोग यहीं पर रहेंगे, क्योंकि और भी विचार विमर्श आगामी समय के लिए किया जाना है। इधर सुनो, प्रक्रिया से होते हैं उनको करते हैं, किसानों को आप लोग प्रक्रिया से चलिए। अभी तक कितने साल हो गए, मुझे अभी पता चला कि आप 25 सालों से माइंड कर रहे हैं, पर हम लोगों का स्थानांतरण होता रहता है, हम लोग पहली बार इस चीज से अवगत हुए। तो हम आपसे यही निवेदन करें कि प्रक्रिया से चले। तो प्रक्रिया से जो आपकी मांग है कि हम लोग शासन तक ये चीज पहुंचा दें, तो कलेक्टर साहब और ई साहब ये बात को शासन तक पहुंचा देंगे। वो खुद बोल रहे हैं कि चीजें पहुंचा देंगे। ठीक है, पहुंचा। ये आज के चक्का जाम में सभी कर्मचारी, एसडीएम साहब और जलाशय के सभी इंजीनियर साहब उपस्थित हुए थे। इनको हमने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अंतिम तारीख दिया गया है कि 25/8/2023 तक इसका अगर किसानों को जवाब नहीं आया तो यह कार्यक्रम पुनः 26 तारीख से सभी किसानों को जागृत करके इसी जोड़ सड़क पर पुनः धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। अभी हमने 25 तारीख तक के जवाब के लिए इस कार्यक्रम, इस अवरुद्ध मार्ग को प्रारंभ करने की अनुमति दिया है, ऐसा हमारा मानना है। 26 तक मांग पूरी नहीं होगी तो क्या पुनः आंदोलन करेगा किसान? पुनः आंदोलन करेंगे हम लोग। लालबरा विकासखंड के सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण सहकारिता विभाग से संबंधित कार्य जैसे पीडीएस के माध्यम से राशन, खाद वितरण, ऋण देने, रुपये के लेन देन सहित अन्य कार्य प्रभावित हो चुके हैं। साथ ही सेवा सहकारी समिति व उचित मूल्य की दुकानों में ताला लटका देखकर राशन लेने पहुंच रहे गरीब हितग्राही परेशान नजर। आपको बता दें कि सेवा सहकारिता विभाग में पदस्थ कर्मचारियों के द्वारा लंबे समय से सरकार से वेतन विसंगति, नियमितीकरण, वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को पूरा किए जाने की मांग कर रहे हैं, परंतु उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। वे अपनी विभिन्न मांगों को पूरा कराने के लिए 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जिसके कारण बालाघाट जिला सहित लालबरा विकासखंड के कर्मचारी सेवा सहकारी समिति व उचित मूल्य की दुकानों में तालाबंदी कर हड़ताल पर चले गए। किंतु जिन लोगों को कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की जानकारी नहीं है, वे राशन लेने के लिए उचित मूल्य की दुकान पर पहुंच रहे, परंतु दुकान में ताला लटका देखकर वे बेरंग वापस लौट रहे। मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी समिति कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर सहकारी समिति के कर्मचारियों के चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है। सरकार के वादा खेलेपन से नाराज होकर 16 अगस्त को शासकीय कर्मचारी के समान सुख सुविधाएं मिलने की मांग सहित शासन के आदेश के अनुसार सहायक प्रबंधक को प्रबंधक के पद पर पदोन्नति करने और भर्ती किए जाने की मांग को लेकर सहकारी समिति कर्मचारी के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। हमारी जो मांग है इस बार सब पूरे कर्मचारी की एक ही मांग है कि शासन के कर्मचारी की वेतन के भांति हमको वेतन दिया जाए और उनको जो जो लाभ मिलते हैं वह हमें भी शासन की कर्मचारी के भांति लाभ दे सरकार। अच्छा, इसके लिए आपने पंचायत बुलाने की भी मांग की थी? पिछले आपको जैसे कहते कि पिछले बार भी हड़ताल हमारी चली थी और आश्वासन पे हमने हड़ताल ख़त्म करी थी कि आपकी भी महापंचायत बुला के आपकी मांगों का निराकरण किया जाएगा, पर उस समय से अभी तक के इतने अरसे बाद भी हमारी मांगों पे कोई निराकरण सरकार ने नहीं लिया है। इसलिए हमने आगामी चुनाव को देखते हुए फिर से मन बनाया कि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी है तो हम फिर से आंदोलन करें और उच्च अधिकारियों के आह्वान पर, भोपाल स्तर से उच्च अधिकारी के आह्वान पर हर जिले में हड़ताल की शुरुआत की गई है कि भोपाल में सरकार जो है हमारी भी महापंचायत बुलाए, जैसे सभी का बारी बारी से महापंचायत बुला रहे हैं, जैसे सचिवों की हो गई, रसोइया की हो गई, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, तो हमारी भी महापंचायत बुला के हमारी भी मांगों का निराकरण किया जाए। और इस बीच में अगर अभी 2 और दिनों में, अगले 2 दिनों बीच 21 तारीख में कोई निर्णय नहीं आता तो पूरे प्रदेश से एक साथ सभी समिति कर्मचारी भोपाल के लिए प्रदर्शन करेंगे और वहाँ जंगी एक आम सभा को संबोधित करेंगे।